वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। थ्री टर्म्स हैं जो यूज की हुई हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज। फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं? ऐसा काफी बड़ा एरिया, लैंड एरिया हो जिसपे नेचुरल वेजिटेशन उगी हुई हो, है ना। और वाइल्ड लाइफ हम किसको कहते हैं? कलेक्टिवली हम कहते हैं सारे वाइल्ड एनिमल्स को, हर्बीवोर, ओमनिवोर, कार्निवोर, एनीथिंग, ठीक है। देन रिसोर्सेज हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। रिसोर्सेज क्या है? वो मटेरियल, वो एसेट जो ह्यूमन बीइंग अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, जिसकी उसके लिए कोई वैल्यू है, ठीक है। एनी एसेट, एनी मटेरियल विच इज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्स। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हैं। अब फॉरेस्ट को क्या लिख लेंगे हम लोग? लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ नेचुरल वेजिटेशन। और हम इसके लिए क्या लिख लेंगे? वाइल्ड लाइफ को हम वाइल्ड एनिमल्स कलेक्टिवली, ठीक है। ये टर्म है तो उसके लिए सभी एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ के नाम से जाना जाता है। देन रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर human being, whether it is a whether material or any asset that has value associated with it, ठीक है। सो ये बन गया आपका याद रखने के लिए एक तरीके से शॉर्ट डेफिनेशन। तो अब फॉरेस्ट में जितनी भी प्लांट्स हैं, चाहे वो ट्री है, चाहे वो क्लाइंबर है, नेचुरल वेजिटेशन है ना, वेदर इट इज ग्रास, क्रीपर, एनीथिंग, तो वो किसमें आ जाता है? प्लांट किंगडम को रेफर करता है। तो ये क्या है? फ्लोरा, ठीक है। और ये क्या है आपका? फौना। फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट किंगडम, ठीक है। फौना रेफर्स टू एनिमल किंगडम। यही तो इसमें शो हो रहा है ना। अब फ्लोरा एंड फाउना, इन दोनों की लार्ज वैरायटी है। इट इज नॉट एट ऑल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। अगर आप देखोगे कि टेरेस्ट्रियल रीजन में जितना वैरायटी फ्लोरा और फाउना की है, क्या उतना पोलर रीजन में है? नहीं है। तो इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब इसकी वैरायटी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि फ्लोरा और फाउना की लार्ज वैरायटी को हम क्या टर्म दें, जिसमें ऐसी कोई टर्म हो ना जिसमें फ्लोरा और फाउना और उसकी डाइवर्सिटी, उसकी वैरायटी के बारे में बता दिया जाए, उस टर्म अपने आप को डिफाइन करे। और वो क्या है? फ्लोरा और फाउना की बायोडाइवर्सिटी। इसको हम किस नाम से जानते हैं? बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी वर्ड से क्या मतलब समझ में आता है कि वैरायटी, ठीक है, और बायो लाइफ, ठीक है। अब लाइफ किस में है? फ्लोरा में भी लाइफ है, प्लांट किंगडम में भी लाइफ है, और फाउना में भी लाइफ है, एनिमल किंगडम में। यानी कि लाइफ फॉर्म्स की वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जब यही फ्लोरा एंड फाउना जब अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, व्हेन बोथ इंटरैक्ट, ठीक है, इंटरैक्ट विथ देयर सराउंडिंग,
तो क्या बन जाता है, तो क्या बनता है, इकोसिस्टम। क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी पे। किस पर्टिकुलर रीजन पे इकोसिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है वहां की बायोडाइवर्सिटी पे। जितनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अब हमने ये देखना है कि हमारे इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वेदर इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे और डिक्रीजिंग। देखो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंडिया में है। इंडिया के पास 8% वर्ल्ड स्पीशीज का, टोटल 8% स्पीशीज तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मौजूद है। तो ये क्या है इंडिया के पास, इससे क्या आप समझते हो कि दैट इंडिया हैज वर्ल्ड्स richest बायोडाइवर्सिटी। ये अपने आप में ये दिखाता है, ये फिगर जो है ये शो कर रहा है दैट बायोडाइवर्सिटी भी मैंने क्या समझाया था कि फ्लोरा एंड फाउना, दो टर्म्स इसमें इंक्लूड है ना। तो ये जो फिगर है ये अल्टीमेटली ये समझा रहा है कि वर्ल्ड का अगर रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है तो दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर फ्लोरा एंड फाउना टू सर्वाइव। अब देखते हैं जो डाटा आपकी बुक में दिया हुआ है फ्लोरा और फाउना का। लेट मी राइट फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस। सो ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है। अब पहले इसको समझते हैं कि हमारे इंडिया में टोटल 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट। फ्लोरा की जो है टोटल 47,000 स्पीशीज हैं। आउट ऑफ दीज 47,000 स्पीशीज 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स विच आर एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है विच आर नेटिव। नेटिव मीन्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिया इटसेल्फ। नेटिव का मतलब क्या है, प्रेजेंट इन इंडिया इटसेल्फ। Then 10% wild flora is at the verge of extinction. Verge of extinction का मतलब क्या है कि अब ये विलुप्त होने वाली हैं। विलुप्त कैसे होने वाली हैं, बिकॉज दे आर थ्रेटेंड। ठीक है, इतना क्लियर है। देन फौना, फौना का मतलब एनिमल्स। ठीक है, फौना में टोटल स्पीशीज हमारे पास है 81,000 स्पीशीज प्रेजेंट इन इंडिया। अब 81,000 में से 79 स्पीशीज जो मैमल्स की हैं उनमें से 20% मैमल्स आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगेन दैट मीन्स 20% मैमल्स आर थ्रेटेंड। देन 44 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 15 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड 3 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियन, they are also at the verge of extinction, that means threatened। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि फ्लोरा और फौना की कितनी स्पीशीज हैं, उसकी हम कितनी केयर कर रहे हैं और उसमें से कितने विलुप्त होने जा रहे हैं, खत्म होने जा रहे हैं, कुछ कुछ प्रजातियां रह गई हैं। अब जैसे देखो डोडो बर्ड है, अब डायनासोर बचा ही नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन आज की डेट में वो सरवाइव नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही अब ये जो चीजें थ्रेटेंड या एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन जो कही जा रही हैं, यानी कि या तो इनको बचा लो या फिर कुछ समय बाद ये सिर्फ हिस्ट्री बुक्स के पेजेस में रह जाएगी कि एक समय था जब इंडिया में ये जाति होती थी, ये टाइप के एनिमल्स होते थे, ये टाइप के प्लांट्स होते थे, बट अब नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इन फ्लोरा फाउना यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो कि हमारे इंडिया की इतनी रिच है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोटेक्शन की बात कहें तो कहाँ से आती है? प्रोटेक्शन की बात इस डाटा को देखकर आ रही है कि जो एंडेमिक स्पीशीज हैं वो भी खतरे में हैं, जो बाहर से आई हुई स्पीशीज हैं इंडिया में सर्वाइव कर रही हैं वो भी खतरे में हैं।
तो यानी कि समथिंग इज देयर, है ना, जिसको कि जो कि एक अलार्म की तरह हमें बार बार प्रॉम्प्ट कर रहा है कि कुछ ऐसा करो कि हम अपने फ्लोरा फाउना की जो लार्ज वैरायटी है जिससे हम रिच हैं उसको हम बचा सकें। हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इन 1948। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? एंड दैट वाज IUCN। IUCN किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द conservation of nature and natural resources। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये काफी पुरानी है और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट कर रही है। इट प्रोटेक्ट्स, सेव। प्रोटेक्ट्स एंड सेव का मतलब क्या है? ये तो है कंजर्व करना, इसकी डिफाइंड टर्म, ठीक है। और प्रोटेक्ट का मतलब वैल्यू। इट वैल्यूज एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। देन इट्स हेड ऑफिस इज इन स्विट्जरलैंड। ये आप एक पॉइंट लिख लीजिए, ये आपकी बुक में नहीं है। इट्स हेड ऑफिस इज इन स्विट्जरलैंड। Now, according to this organization, IUCN, all the plants and animal species are divided into 6 categories। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड की गई? 6 कैटेगरीज में। अब वो 6 कैटेगरीज को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है नॉर्मल स्पीशीज, ठीक है। नॉर्मल स्पीशीज से हम क्या समझते हैं? ऐसी स्पीशीज जिनका की पॉपुलेशन काउंट, नॉर्मल का मतलब ठीक ठाक पॉपुलेशन है, जिनका पॉपुलेशन लेवल गुड है, जो एबंडेंस में है हमारे पास, जिनकी थ्रेटनिंग की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज और कल में हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है नॉर्मल स्पीशीज वाली जो फ्लोरा फाउना है वो कहीं एक्सटिंक्ट होने वाली है, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स पॉपुलेशन काउंट इज, इसका पॉपुलेशन काउंट जो है दैट इज नॉर्मल। पॉपुलेशन लेवल इज नॉर्मल, इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? देखो, आप किसी भी इंडिया में किसी भी कोने में चले जाओ, आपको क्या क्या इजीली देखने को मिल जाता है। जैसे स्पैरो इजीली मिल जाती है देखने को, पिजन मिल जाते हैं देखने को, देन रोडेंट्स मिल जाते हैं, रैट्स वगैरह, ठीक है। कैट्स मिल जाती हैं, डॉग्स मिल जाते हैं, काउ मिल जाता है, कैटल्स, काउ बफेलोज वगैरह, तो कैटल आ जाएगा इसमें, एटसेट्रा। तो ये वो स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन लेवल गुड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं? ऐसी स्पीशीज, ऐसा जो है फ्लोरा और फौना की ऐसी स्पीशीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब इनको डेंजर किससे है? अगर इफ दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन दैट मीन्स दीज स्पीशीज आर थ्रेटेड। अब किस चीज से डर है? डर है ह्यूमन ग्रीड से। ह्यूमन नीड एंड ग्रीड both are harmful for these species. Very few are left of their own kind. Their own kind. अब ये ह्यूमन ग्रीड की वजह से ऐसे लिख सकते हैं हम, ह्यूमन ग्रीड एंड
अदर इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। इन चीजों की वजह से जो है कुछ स्पीशीज को बहुत खतरा है और वो स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में है। अब इसके लिए एग्जाम्पल कौन कौन से लिए जा सकते हैं? सबसे बढ़िया और फेमस एग्जाम्पल है आपका ब्लैक बक का। ब्लैक बक आपको मालूम है क्या है? ब्लैक बक है सलमान खान का केस देखा था और जोधपुर में उसने 2 काले हिरन मारे थे, दैट इज द केस, है ना, वो तो काफी फेमस था। देन क्रोकोडाइल, crocodiles are also comes under the endangered species. Then Indian wildlife कहाँ के? ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज ऑफ कच्छ रीजन। Then comes Indian rhino, it is also at the verge of extinction, ठीक है। Then lion tail macaque, देन शंघाई। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। नाउ द थर्ड वन इज वल्नरेबल स्पीशीज। अब वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती हैं? ये वो स्पीशीज हैं जो कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने वाली हैं, ठीक है। लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज। अभी मैंने आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी बताई? जो कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आएंगी। तो ये क्या है? ये अगर इनको नहीं बचाएंगे तो हम ये स्पीशीज कहाँ पहुंच जाएंगी? एंडेंजर्ड की कैटेगरी में चली जाएंगी, मतलब और कम हो जाएंगी। तो नॉर्मल स्पीशीज के बाद कैटेगरी कौन सी आएगी? वल्नरेबल, देन कम्स द एंडेंजर्ड, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए एंडेंजर्ड पहले समझाया ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसमें क्या है? वल्नरेबल स्पीशीज वो होती हैं विच आर लाइकली टू बिकम अंडर एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। कैसे? इफ इट्स सर्वाइवल and reproduction, unless the survival and reproduction of the species which comes under the category of vulnerable are improved, ठीक है। ये हमें सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज ये यहाँ पर जंप कर जाएंगे। इसमें आपके एग्जाम्पल्स आते हैं ब्लू शीप, आपकी बुक में है दिया हुआ है, ठीक है। देन गेंगेटिक डॉल्फिन जो कि काफी हद तक इम्प्रूव की गई है। कैसे इम्प्रूव की गई है? गेंगेटिक डॉल्फिन पहले गंगा में सरवाइव नहीं कर पा रही थी, बट अब सरवाइव कर पा रही है क्योंकि वहां पॉल्यूशन पे काफी हद तक कंट्रोल लगा दिया गया है, ठीक है। देन एशियाटिक एलिफेंट, कुछ स्पीशीज प्लांट्स की भी आपके पास दी गई है आपकी बुक में, जैसे महुआ है और ग्रास की भी स्पीशीज दी है विद देयर जेनेटिक नेम्स। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज योर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। नाउ एक्सटिंक्ट स्पीशीज कैसे? ऐसी स्पीशीज जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, इसको हम नो मोर की कैटेगरी में भी डालते, नो मोर भी कह सकते हैं। सो extinct species क्या है? Which are no more, they are not found after searches of known areas। मान लो हमें एक पर्टिकुलर एनिमल मालूम है कि इसी रीजन में पाया जाता है, इसके बाहर नहीं पाया जाएगा, और वहां पे काफी सर्च करने के बाद में पता चलता है वहां पर वो एनिमल एग्जिस्ट करता ही नहीं है और वो वहां पे उसकी कोई भी जनरेशन नहीं है, खत्म हो गया वहां से एनिमल, तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज एक्सटिंक्ट। अब ये भी हो सकता है कि उसके आसपास के रीजन्स जो हमें मालूम हो कि ये यहाँ नहीं होगा तो वहां पे भी सर्वाइवल है इसका, वहां पे ढूंढ लो किसी पर्टिकुलर और 2-3 नोन रीजन्स में या ऐसे एरियाज में जहां वो मिल सकता है, वहां पर भी सर्च करने के बाद अगर वो एनिमल या प्लांट उस जगह पर नहीं मिलता है तो उसको एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं।
अब जैसे डायनासोर ये माना जाता है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला, हमारी बुक्स में इसकी बस कथा व्यथा मिलती है, अदरवाइज डायनासोर्स विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन पिंक हेडेड डक का भी यही केस है, डोडो बर्ड का भी यही केस है। फिर आता है हमारे पास बात माउंटेन क्वेल की। माउंटेन की क्वेल भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है इसी का। एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, वो देखिए पढ़ाने को तो कोई बात नहीं है, वो छोटा सा जो नो पॉइंट है उसको आप मैं पढ़ा सकती हूँ, आप पढ़ सकते हैं, बेटर है कि आप पढ़ें। उसका मैं ब्रीफ आपको बताती हूँ कि एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट कह दिया गया है ना। अब एशियाटिक चीता जो है वो 1952 में डिक्लेयर किया गया इंडिया से कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब इंडिया से 1952 तक एशियाटिक चीताज जो थे वो हमारे पास थे, बट 1952 में जब एशियाटिक चीता दिखने बंद हो गए तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि यहाँ पर अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले ना क्या होता था, राजा महाराजाओं के शौक हुआ करते थे। जैसे राजा अकबर के पास ये माना जाता है 1000 चीते थे, ठीक है, और जो ऐसे हर राजा शौक रखता था शिकार का भी और चीते भी पालते थे, ठीक है। और अब जो लास्ट जो 3 चीते थे ना वो हमारे कंट्री के, वो आप सबको पता ही है, जो हमारे राजा रामानुज प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने अपने शौक से उनको मार डाला था, ठीक है, वो शिकार किया। अब उसके बाद से ये वो 1957 में एक ये माना भी जाता है, एक कुएं के पास कोई चीता दिखाई दिया था और वो कुएं में गिर के खत्म हो गया, ठीक है। बट 1952 में एशियाटिक चीता डिक्लेयर किया गया कि ये अब इंडिया से जा चुका है। अब एशियाटिक चीता कहाँ मिलता है? अब आज की डेट में देखने को एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में देखने को मिलता है, जहां पर इसकी नियरली 50 से भी कम पॉपुलेशन काउंट रह गया है। अब वो कौन सी कैटेगरी में आया है, वल्नरेबल में कि एंडेंजर्ड में? वो आ गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में, क्योंकि 50 से भी कम स्पीशीज हैं, ठीक है, उनको बचाना बहुत जरूरी है। अब देखो इंडिया ने तो लाख कोशिश कर ली ईरान से बोलने की, बोला कि भाई हमें दे दो एशियाटिक चीता, हम उसे पालेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, बट उसने हमारी एक नहीं सुनी। अब क्या किया है, अभी रिसेंट न्यूज अब आपको दिख ही रहा है कि हमारे मोदी जी चीता 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 बचाओ, वो चीता कहाँ के चीता है? अब जो हमारे इंडिया में जो चीते आ रहे हैं, लाए गए हैं, वो कुछ चीते वो एशियाटिक नहीं है। वो कौन से हैं? एक तो ये एशियाटिक है और दूसरी वैरायटी होती है, मैं बताती हूँ, सेकंड इज अफ्रीकन चीता। अब ये अफ्रीका से चीता लाया गया है, ठीक है, और ये 2-4 चीते जो ले आए हैं और इनको रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ पर रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में। वो इसलिए रखा गया है, इट इज just to check whether they will survive there or not, whether they will further breed there or not, ठीक है। ये जो चीते थे हमारे पास कैसे खत्म हुए? बिकॉज ऑफ हैबिटेट और प्रे इनकी खत्म हो गई थी, तब ये खत्म हो गए। अब ये माना जा रहा है कि अफ्रीकन चीता अगर कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर अच्छे से रह गए, सरवाइव कर गए, तो फिर ये फर्दर अफ्रीकन चीते जो हैं इंडिया में पाले जाएंगे। अब देखो इन चीतों का जो कलर होता है ना, जो अफ्रीकन चीते और एशियाटिक चीते, इनमें फर्क क्या है? अफ्रीकन चीते थोड़े से गोल्डन ब्राउन होते हैं, थोड़े देखने में ज्यादा सुंदर होते हैं एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, लेकिन एशियाटिक चीता की जो टमी पे, इसके पेट पे थोड़ा ज्यादा फर होता है, ठीक है, और इसकी नेक भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी गई है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन चीता। बस यही थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, बाकी तो स्पॉटिंग है, ये थोड़े कम स्पॉटेड हैं, ये थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है, इनमें डॉट डॉट ज्यादा बने होते हैं। तो अब का ये किस्सा है, कब एक्सटिंक्ट हुए थे और उसके बाद अब ये लेकर आए गए हैं। ये 22 चल रहा है, ठीक है, ईयर 22 में ये एक नया प्रोजेक्ट डाला है मोदी जी ने। अब देखते हैं whether if they will survive, they will like their population will increase, definitely हमारे पास भी चीते होंगे जो कभी एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ चुके थे। रीजन से भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, कंट्री से भी एक्सटिंक्ट किसी हो सकते हैं, ठीक है। यस, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज योर एंडेमिक स्पीशीज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एंडेमिक स्पीशीज का मतलब बताया था। एंडेमिक क्या चीज है? दैट मीन्स नेटिव। दैट मीन्स अब इससे क्या समझते हो? एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है?
जिनका हैबिटेट रिस्ट्रिक्टेड है टू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, whose habitat is restricted to a particular area or a region, है ना। अब अगर किसी चीज का रहना सहना एक पर्टिकुलर रीजन तक सीमित है तो ये अंडरस्टूड है कि उसकी पॉपुलेशन तो ऑलरेडी काफी कम है। सो इनकी क्या है, लो पॉपुलेशन काउंट मिलेगा, ठीक है। अब इस लो पॉपुलेशन काउंट को भी हमें बचाना चाहिए क्योंकि ये एंडेमिक है, इसको इसके पर्टिकुलर हैबिटेट के रीजन से उठाकर कहीं और नहीं रख सकता। एक एग्जाम्पल है आपका लाइन टेल्ड मकैक जो कि वेस्टर्न घाट्स में ही मिलते हैं, तो उनको वहां प्रिजर्व करना है, ठीक है, उनको संभाल के रखना है। वेस्टर्न घाट्स की क्या चीज है, लाइन टेल्ड मकैक। देन नीलगिरी ताहर। अब इस वर्ड से क्या लग रहा है, ये कहाँ मिलता है देखने को, नीलगिरी हिल्स में। अंडमान टील अंडमान रीजन में ही मिलेगा। देन अंडमान वाइल्ड पिग कहाँ मिलेगा, अंडमान रीजन में ही मिलेगा। देन मिथुन, मिथुन कहाँ है, मिथुन कहाँ है आपकी बुक में लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, वो वहीं पर मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं। कश्मीर स्टैग कहाँ मिलेगा, सिर्फ कश्मीर में ही मिलेगा। तो ये क्या है, पर्टिकुलर रीजन में ही सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको मिलता है कश्मीर वैली में, ठीक है। और नीलगिरी ब्लू रॉबिन कहाँ मिलेगा, नीलगिरी ब्लू रॉबिन नीलगिरी माउंटेन्स में देखने को मिलता है ना, नीलगिरी माउंटेन्स में। तो ये जो स्पीशीज हैं ये रिस्ट्रिक्टेड है, बाउंडेड है एक पर्टिकुलर रीजन में, वही उनका हैबिटेट है, वही उनकी प्रे मिलती है, तो दे कांट सर्वाइव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो already their population count is less and we must protect these species also. Now the next one is sorry, by mistake I have written here 4. It's the 5th category. Now the 6th one is rare and uncommon species. अब word rare, rare मतलब कहीं कहीं ही देखने को ये चीज मिलती है, क्या, ऐसी फ्लोरा और फाउना की स्पीशीज जो बहुत अनकॉमन है, रेयरली देखने को मिलती हैं। अगेन इनका भी पॉपुलेशन काउंट बहुत कम है और क्योंकि ये रेयर है इस वजह से इनका पॉपुलेशन काउंट किसमें चला जाता है, इट इज लाइक इजीली दीज स्पीशीज कैन जंप टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी, ठीक है, कैन इजीली मूव टू एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी। अब जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपका जायंट पांडा, कुंफू पांडा मूवी देखी है किसी ने, कुंफू पांडा मूवी में ये पांडा दिखाया गया है, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, आपको याद रहेगा जायंट पांडा, देन डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल एक्सेट्रा। देखो ऐसी स्पीशीज के लिए जो रेयर और अनकॉमन स्पीशीज होती हैं ये बहुत जल्दी एंडेंजर्ड में कैटेगरी में आते ही एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज के लिए जितनी भी नेगेटिव फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं उनको साथ के साथ सॉर्ट आउट करना पड़ता है ताकि ये स्पीशीज, ये कैटेगरी की जो बायोडाइवर्सिटी में जो रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करती हैं वो बने रहे। इलिमिनेट, क्या इलिमिनेट करना पड़ता है, ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स पैरेलली, साथ के साथ, जैसे कोई नेगेटिव फैक्टर दिखा उसे हटाना पड़ता है ताकि ये कैटेगरी की स्पीशीज बचे रहें।
Now, these are the two categories which are left but not mentioned in your book. First one is the data deficient and not evaluated. डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी में क्या है कि वो स्पीशीज हैं जिनका की डाटा सफिशिएंट नहीं है कि हम उसको ये बता सकें कि दैट दीज वेदर दीज स्पीशीज आर अंडर द लेवल ऑफ द थ्रेट और नॉट. We do not have sufficient data to check the level of threat. Of those species. ठीक है, इनका सफिशिएंट डाटा नहीं. कुछ स्पीशीज तो ऐसी मेंशन है डाटा डेफिशिएंट में, बट अभी हमें उनको और खोजना है ताकि पता चल सके कि क्या ये नॉर्मल कैटेगरी में है या एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है या वल्नरेबल या क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में. ठीक है. देन द लास्ट वन इज नॉट इवेलुएटेड. ऐसी कई स्पीशीज हैं जो कि इवेलुएट हुई ही नहीं है अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ IUCN. IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अब स्टूडेंट्स, हमने ऑल 6 कैटेगरीज को अच्छे से समझा है. ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी हमने समझ ली हैं जो कि अभी मतलब हमारी नॉलेज में है. So students, this is all about today's class. Let's have a recap through images.